हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 35 जिसमें हम अपने चैप्टर 10th को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा और साथ ही हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कर रहे थे जिसमें हम देख रहे थे मनी मार्केट। आज हम उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। अब जो ट्रेजरी बिल है उसको आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। अब जब इंडियन गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है यानी थोड़े टाइम के लिए फंड्स की ज़रूरत है तो वो रेज करती है ट्रेजरी बिल से और इशू करती है जनरल पब्लिक को या फिर बैंक्स को। एंड इशूड एट डिस्काउंटेड रेट, यानी कि उन्हें डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा कि अगर 1 लाख है तो 5% डिस्काउंट पे 95,000 पर इशू कर दिया, बट रिडीमेबल एट पार। लेकिन जब आप उनको रीपे करोगे तो पार वैल्यू पे, यानी कि जो उनकी फेस वैल्यू है रियल, कि अगर 1 लाख के ट्रेजरी बिल्स आपने 95,000 में इशू कर दिए तो जब आप उसको रीपे करोगे तो 1 लाख पे ही करोगे। अब इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, जो इसका दूसरा नाम है। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक से दूसरे पर्सन को। इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, यानी कि जब इशू किए जाते हैं तो एक प्रोमिसरी नोट है कि आपको पैसा वापस ज़रूर मिलेगा। अब क्योंकि इतनी सुप्रीम बॉडी है आरबीआई, जब आरबीआई इशू कर रही है तो पैसा डूबने के चांसेस तो हो ही नहीं सकते, यानी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है कि ना के बराबर। इसलिए एश्योर्ड रिटर्न्स हैं कि पैसा वापस आराम से मिल जाएगा। और जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है वो है 14 to 364 डेज़। अब मिनिमम अमाउंट है इसका 25,000 रुपीज़ एंड रीपेड एट ओरिजिनल वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। फिर सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल। अब जब कोई कंपनी क्रेडिट सेल्स करती है अपने कस्टमर्स को तो उस टाइम एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और एक प्रोमिसरी नोट बनता है कि जो आपका बायर है उसने मान लो आपसे 50,000 के गुड्स परचेज किए और वो भी क्रेडिट पे, तो वो ये प्रॉमिस करेगा कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे आपको 50,000 रुपीज़ पे कर दूंगा, या तो वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा या फिर आपको वो लंप सम पे करेगा एक पर्टिकुलर डेट पे। अब इसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपकी क्लास +1 अकाउंटेंसी का 13th चैप्टर है। अब जैसे ही आपको उसने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए तो जो सेलर है, जिसको हम ड्रॉर भी कहते हैं, वो कमर्शियल बिल या जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बनाता है, वो ड्रॉ करता है। और जैसे ही ये बायर उसको साइन करता है तो वो एक ट्रेड बिल बन जाता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 90 डेज़ का। लेकिन अगर जो आपका सेलर है या ड्रॉर है, अगर उसको पैसे की नीड है तो वो बैंक से भी डिस्काउंट करा सकता है मैच्योरिटी पीरियड से पहले। और जब वो इस बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट कराता है तो ट्रेड बिल उस टाइम बन जाता है कमर्शियल बिल। फिर थर्ड है कॉल मनी। अब गाइज आपने इकोनॉमिक्स के 6th चैप्टर में पढ़ा होगा जो बैंकिंग है, कि आरबीआई एक सीआरआर रेट मेंटेन करता है, कैश रिजर्व रेशो, जिसके अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपनी डिपॉजिट्स का एक पार्ट, एक रेशो अपने पास कैश की फॉर्म में रखना होता है। लेकिन कई बार उन्हें इसकी शॉर्टेज हो जाती है तो इसके लिए वो दूसरे कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं। इसी को कहते हैं कॉल मनी। बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, बड़ा शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये, जिसका मैच्योरिटी पीरियड है 1 to 15 डेज़। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें इसकी नीड होती है सिर्फ 1 और 2 डेज़ के लिए। अब ये है रीपेबल ऑन डिमांड, कि जिस कमर्शियल बैंक से आपने बोरो किया है, जब वो आपको डिमांड करे, जब कॉल करे, उस टाइम आपको रीपे करना होगा ये अमाउंट। और जो आप इस पे इंटरेस्ट पे करते हो उसको कहते हैं कॉल रेट, विच इज़ हाईली फ्लक्चुएटिंग डे टू डे एंड इवन समटाइम्स आर टू आर, कि कुछ ही घंटों में कॉल रेट, जो इसका इंटरेस्ट रेट है, वो चेंज होता रहता है। कॉल मनी और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर कॉल रेट आप इंक्रीज़ कर दो तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और अगर कॉल रेट उसका कम हो तो डिमांड बढ़ती जाएगी। फिर फोर्थ है कमर्शियल पेपर। अब ये इशू किया जाता है जो बहुत ही हाईली रेपुटेटेड कंपनीज़ हैं, जो बड़ी क्रेडिट वर्दी कंपनीज़ हैं, वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं अपने शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए। और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से थोड़ा कम किया जाता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 15 डेज़ to 1 ईयर। अब जनरली अगर देखा जाए तो कंपनीज इसको इसलिए इशू करती हैं ताकि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को फाइनेंस कर सकें, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट पे करने के लिए वो कमर्शियल पेपर से अपने शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो करती हैं। अब मान लो कि अगर किसी कंपनी को मशीन की रिक्वायरमेंट है, अब मशीन के लिए उसे शेयर्स इशू करने हैं।
अब शेयर्स इशू करने हैं तो उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट, जो उसके ब्रोकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, या फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने में जो कॉस्ट आएगी, उसके लिए वो कमर्शियल पेपर इशू करेगी। अब जैसे आप कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड्स रेज करोगे, अब आप शॉर्ट टर्म फंड्स की हेल्प से एक लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर रहे हो, मशीनरी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, कोई प्लांट या फर्नीचर। अब इसीलिए इसको कहते हैं हम ब्रिज फाइनेंसिंग। फिफ्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये इशू करते हैं कमर्शियल बैंक्स या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स को या फिर कोई कंपनीज को, या कोई अगर कॉरपोरेशंस हो तो उनको। अब जो आपने डिपॉजिट किया है पैसा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कोई भी फिक्स्ड पीरियड, मान लो 6 मंथ्स है, 1 ईयर कि मान लो आपने 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराया, तो उसका आपको डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जनरली ऐसा क्यों किया जाता है कि जब आपका डिपॉजिट रेट स्लो हो, कि डिपॉजिट इतनी हो नहीं रही लेकिन क्रेडिट की डिमांड बहुत है, जिसको हम कहते हैं टाइट लिक्विडिटी पीरियड, उस टाइम कमर्शियल बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, जिसकी हेल्प से वो थोड़े टाइम के लिए फंड्स मोबिलाइज कर लेते हैं, यानी कि जुटा पाते हैं। और इसी के साथ फिर वो टाइट लिक्विडिटी जो हमारी इस टाइम सिचुएशन होती है उसके साथ टैकल कर लेते हैं। तो ये था मनी मार्केट और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। फिर सेकंड आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। अब मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करते हो, वो भी जिनका मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल तक का। लेकिन कैपिटल मार्केट में आप मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स बोरो कर सकते हो, जो कि डेट में भी हो सकते हैं, इक्विटी में भी हो सकते हैं, यानी शेयर्स हो गए या डिबेंचर्स हो सकते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। अब आगे कैपिटल मार्केट भी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में क्या है कि जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं या जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में, यानी फ्रेश कैपिटल। दैट्स वाई इसको हम न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं। अब कुछ फर्म्स होते हैं जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड हैं या फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई न्यू ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो उसके लिए उनको सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, तो फिर वो न्यू शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज़ अपनी इशू करते हैं फ्रेश कैपिटल में। और इन शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड एजेंसी या फिर इंडिविजुअल्स जो हाउस होल्ड्स होते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, कि जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो या अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं जब आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, तो कैसे आप इशू कर सकते हो शेयर्स। फर्स्ट मेथड है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब ये मोस्ट कॉमन मेथड है जो बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, कि अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर दिया, एक पब्लिसिटी से अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, अपनी कंपनी के बारे में उसमें सब कुछ बता देते हैं, वो सारी डिटेल्स, सभी उसके स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस मेथड में जो कंपनीज होती हैं वो अपने अंडर राइटर्स या फिर ब्रोकर्स की हेल्प लेती हैं। फिर सेकंड है ऑफर फॉर सेल। अब जैसे प्रोस्पेक्टस वाले में तो आप डायरेक्टली इनवाइट कर रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन इसमें आप पब्लिक को डायरेक्टली इशू नहीं करते अपने शेयर्स, आप ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हो और आपके जितने भी शेयर्स हैं होल लॉट, यानी सारे शेयर्स आप अपने इंटरमीडियरीज को, अपने ब्रोकर्स को एक एग्रीड प्राइस पे यानी एक रेट पे बेच देते हो, और आगे वो जनरल पब्लिक को ये शेयर्स सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल लेते हैं। फिर थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कंपनीज ने कुछ सेलेक्टेड अपने इंस्टीट्यूशंस या सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स की, सबको नहीं, कुछ एक जिनको वो अपने शेयर्स बेचना चाहती है, लाइक LIC जैसी कंपनीज, सिर्फ उन्हीं को इशू करती है वो अपने शेयर्स। अब इससे बेनिफिट ये है कि आप आसानी से और जल्दी अपना कैपिटल रेज कर सकते हो, क्योंकि आप पब्लिक इशू नहीं कर रहे। अब उसकी कॉस्ट भी सेव होगी और साथ ही टाइम भी सेव हो गया, क्योंकि कुछ एक लोग हैं जिनको आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हो। और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जिन्होंने मार्केट में इशू नहीं करना, वो प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफर करती हैं। फोर्थ है राइट्स इशू। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये फैसिलिटी होती है कि कंपनी जब इंट्रोड्यूस करने वाली है अपने शेयर, यानी नए शेयर मार्केट में लाने वाली है, तो जितने शेयर उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास हैं उसके प्रपोर्शन में उनसे ये पूछा जाता है कि जो ये शेयर्स है क्या आप उन्हें खरीदना चाहेंगे। अब ये उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो उन शेयर्स को खरीदना चाहेंगे या फिर किसी और पर्सन को रेकमेंड करेंगे, या अगर वो नहीं खरीदते तो फिर सारा ऑफर पब्लिक को दिया जाता है, यानी पब्लिक में इशू किया जाता है। इसको हम कहते हैं राइट्स इशू, कि एक प्रिविलेज है, एक राइट है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास,
जिसे आपको फॉलो करना ही होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस। और फिफ्थ है EIPOs यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो पब्लिक है उन्हें इशू करना अपने शेयर्स। इनिशियली जब आप न्यूली मार्केट में लाते हो अपने शेयर्स, इंट्रोड्यूस करते हो, तो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि ऑनलाइन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती हैं यानी इलेक्ट्रॉनिकली। तो उन्हें सेबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है और एग्रीमेंट के अंडर जो वो ब्रोकर अपॉइंट करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए वो सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर होना चाहिए। तो ये था कैपिटल मार्केट का फर्स्ट टाइप, प्राइमरी मार्केट, जो आज हमने देखा और इसके मेथड्स देखे फ्लोटेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे।